नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे आप समसामयिक विषयों पर चर्चा पर आधारित हमारा कार्यक्रम आज की चर्चा देख सकते हैं। और आज की चर्चा का विषय है मेडिकल शिक्षा में सुधार। पिछले कुछ सालों में सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र के विस्तार को नई दिशा और नया आयाम देने के प्रयास किए हैं। मेडिकल शिक्षा में तमाम चुनौतियों को देखते हुए कई बड़े कदमों का ऐलान पिछले कुछ समय से किया जा रहा है और इसी दिशा में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियमन 2020 के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को अधिसूचित किया है। नया विनियमन उन सभी नए मेडिकल कॉलेजों के लिए लागू होगा जिनकी स्थापना का प्रस्ताव है। साथ ही नए विनियमन से पहले स्थापित 2021-22 से वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी के इच्छुक कॉलेजों पर भी ये लागू होगा। और ये जो नियम है, इन नियमों को नए नियम जो हैं ये नए गुणवत्ता परक एक तरह से शिक्षा को हासिल करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। आखिर क्या है नए नियम, क्यों नए नियमों को लाने की जरूरत पड़ी और इन नियमों के लागू होने से आखिर कितने बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं। साथ ही अब आगे मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उन्हें लेकर क्या कुछ किए जाने की जरूरत है। इन्हीं सब पहलुओं पर आज के चर्चा में हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इन पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस समय कार्यक्रम में। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के सदस्य प्रोफेसर राजेंद्र पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के निदेशक डॉक्टर राणा ए.के. सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से जो जारी दिशा निर्देश हैं उनमें नए नियमों को लागू किया जाना है। क्या आखिर ये नए दिशा निर्देश हैं, आइए इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले एक एक कर पर देखते हैं कि ये नए नियम आखिर कह क्या रहे हैं। नए नियम 2021-22 सत्र से लागू होंगे और इनमें सबसे अहम बात है कि मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 25 एकड़ भूमि की जो अनिवार्यता है वो खत्म कर दी गई है। साथ ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कम से कम 2 वर्षों से पूरी तरह संचालित अस्पताल होना जरूरी किया गया है। अस्पताल 300 बिस्तर वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होना चाहिए। वहीं टीचिंग बेड को लेकर करें तो विभिन्न विभागों में आवश्यक बिस्तरों की संख्या को छात्रों की वार्षिक प्रवेश संख्या के आधार पर तर्कसंगत किया गया है, जिससे ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ कमी भी आएगी, कुछ फीसदी की कमी आएगी। ये जो नियम है ये क्या संकेत दे रहे हैं और इनका क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हम मेहमानों का रुख करेंगे। प्रोफेसर राजेंद्र पांडे, मेडिकल कॉलेजों के लिए जो 25 एकड़ भूमि का नियम है ये काफी पुराना है और कुछ साल पहले हमने देखा था कि इसमें छूट भी दी गई थी। शहरों और पर्वतीय क्षेत्रों में इतनी जमीन अगर एक साथ नहीं है तो वो 2 हिस्सों में हो सकती है और इनकी दूरी 10 किलोमीटर से अधिक ना हो, इस तरह की छूट पहले दी गई। और अब जो 25 एकड़ की आवश्यकता का प्रावधान है उसे ही खत्म कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में सभी सेवाओं के संचालन के लिए जरूरी जगह की उपलब्धता तो होनी ही चाहिए, ये हम जानते हैं। तो अब ये जो नियम बदला गया है इससे क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क आएगा? देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत जो है हमारे डॉक्टरों की ट्रेनिंग पर्याप्त मात्रा में करने के लिए नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजों की संख्या अगर सही मात्रा में बढ़नी चाहिए तो उनके संचालन के लिए खर्चों में कमी लाना बहुत आवश्यक है। भारत से बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ने चले जा रहे हैं इसलिए कि यहाँ की जो चिकित्सा का एजुकेशन का जो खर्चा वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इन जमीन की कमी कम आएगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी ऊंची इमारतों का बनाना संभव है, इसलिए वो कम जमीन में भी बन सकती हैं और खर्चे कम होंगे। जब खर्चे कम होंगे तो पर स्टूडेंट के इनटेक पे जो खर्च उनके पढ़ाई पे 4.5 साल में आएंगे उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। और अभी इमीडिएट रूप में अगर देखें तो जो नियमों में बदलाव आया है उससे जो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में 150 मेडिकल कॉलेज में चला रहे थे या सरकारी कॉलेज, वो अभी से ही इस बात को चाहें तो 250 में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं कि हम 150-250 बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इमीडिएटली जो खर्च प्रति स्टूडेंट है इन अस्पताल और कॉलेजों के संचालन में उसमें 40 से 50% की कमी आ जाएगी और ज़्यादा बच्चे यहाँ आ जाएंगे तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं रहेगी और स्टूडेंट के पीछे जो पढ़ाई का खर्चा परिवार का आता है वो काफी
ग्रहण योग्य हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी आवश्यकता। जी डॉक्टर राणा, अगर आपसे इस बारे में आपकी राय लेना चाहूँ तो दरअसल शहरों में हम देखें तो 25 एकड़ ज़मीन मिलती नहीं। शहरों से बाहर जब दूर जाते हैं 25 एकड़ ज़मीन, तो मेडिकल कॉलेज खोलते हैं तो वहाँ मरीज़ नहीं जा पाते। इसलिए ये फैसला जो है ये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को लेकर किस तरह का मार्ग प्रशस्त करेगा, और खासकर हम सेमी अर्बन या रूरल इलाकों की बात करें, क्या उसमें आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ फ़ायदा होगा इसका? देखिए, मैं जो मूलभूत सिद्धांत जी जिसके आधार पे ये परिवर्तन लाए गए हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टरों की, हम पूरे देश की चर्चा कर रहे हैं, 130 करोड़ लोगों की चर्चा कर रहे हैं। तो 130 करोड़ लोगों के हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या में बहुत कमी है। हमको इससे बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए। अब अगर ज़्यादा नंबर चाहिए तो उस डिमांड को मीट करने के लिए जो ज़रूरतों का पहले से जो हम लोग बना के रखे थे कि 25 एकड़ चाहिए या ये चाहिए, तो जब तक उसको हम थोड़ा टोन डाउन नहीं करेंगे, तब तक हमारा नंबर जो हम प्रति वर्ष जो एमबीबीएस डॉक्टरों की संख्या जो बढ़ाना चाह रहे हैं, वो हम नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मेरा इसमें मत बिल्कुल पांडे साहब के साथ है कि अगर हमको डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी है तो जो स्ट्रिंजेंट जो क्राइटेरिया थे, जिसके आधार पे हम नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ा पा रहे थे, हम नए मेडिकल कॉलेजेस नहीं खोल पा रहे थे, वो एक बॉटल नेक की तरह आ रहे थे। तो वो बॉटल नेक अगर हम लोग उसको थोड़ा वाइडन करेंगे तो ये दोनों फ्रंट पे हम लोगों की मदद करेगा। पहला कि जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस है उसमें हम ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन करके और क्वालिफाई करके वापस सोसाइटी में भेज सकते हैं। और दूसरा है कि जब नया मेडिकल कॉलेज अगर खोलना हो, खास करके जैसे बड़े बड़े शहरों में अगर खोलना हो, तो अगर दिल्ली जैसे शहर में आप 25 एकड़ जमीन की एक जगह कल्पना ही नहीं की जा सकती है, तो उसमें फायदा होगा। नंबर ऑफ एडमिशंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ डॉक्टर्स ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे, प्लस और भी जगह अगर हम कॉलेजेस खोलना चाहें तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये जो कदम है ये बड़ा सराहनीय कदम है और ये नेशनल इंटरेस्ट में। जी जी बिल्कुल। और इसके बाद अगर मैं आऊं, जो दूसरे नियम में बदलाव है, अब कहा जा रहा है कि 2 साल पुराना अस्पताल जरूरी है अगर मेडिकल कॉलेज खोलना है। तो हम देख रहे हैं कि पहले जो मौजूदा समय है, मेडिकल कॉलेज की अनुमति और नए अस्पताल की स्थापना एक तरह से साथ साथ की जाती थी। तो मेरे ये समस्या आती थी कि छात्र तीसरे चौथे साल में पहुंच जाते थे और जो अस्पताल है वो ठीक से फंक्शनल भी नहीं हो पाता था। तो क्या नए नियम में इसमें जो पहले से चल रहा अस्पताल है वहां अब ऐसी समस्या नहीं आएगी अगर प्रोफेसर पांडे इस नियम के बाद? ये देखिए, इसका सबसे बड़ा सुविधा होगा कि जब एक कॉलेज को खोलने में प्राय 450 से 500 करोड़ के खर्चे आते थे, और अस्पताल बनने के बाद उस अस्पताल को अपने उपस्थिति लोगों को जतलाने में भी समय लगता था। तो अगर ये अस्पताल पहले से चल रहे होंगे तो जो भी प्रोमोटर हैं, जो भी प्रस्तावक हैं मेडिकल कॉलेजों के, उनके ऊपर कोई आर्थिक दबाव नहीं रहेगा इन अस्पतालों के चलने का, क्योंकि वो पहले से चल रहे होंगे। उनको अपना जो समय है और जो कुछ भी नियोग करना है वो मेडिकल कॉलेजों में करना रहेगा। जो उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट रहेगा। इसलिए जो लोग आज इनमें नियोग नहीं करना चाहते हैं वो भी प्रोत्साहित महसूस करेंगे, और बहुत से लोग जिनके अस्पताल चल रहे हैं वो इसमें आगे आने की आएंगे। इसके अलावा जो प्रस्तावना है कि कंसोर्टियम बन सकता है, जिनका अस्पताल चल रहा है उनके साथ मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावक, या हाउसिंग स्टेट में जिनका इन्वेस्टमेंट है उनमें शिक्षकों और स्टूडेंट के रहने की व्यवस्था, ये अगर कंसोर्टियम बन के करेंगे तो इंडिविजुअल लेवल पे इन्वेस्टमेंट प्रस्तावक का कम रहेगा, और जो प्रस्तावना मेडिकल कॉलेजों के जल्दी चालू होने के और उनके सफल होने की जो संभावना है काफ़ी बढ़ जाएगी और कम खर्चे में उनका संचालन हो पाएगा। इसलिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है। बिल्कुल ठीक है। अब जो आगे नियम है, अब एक एक कर उन पे आते हैं। जो नए निर्देशन में क्या कहा गया है ये आपको दिखाते हैं हम। 2 नए विभाग खोलने होंगे, जो नए दिशा निर्देश हैं उनके मुताबिक 2 नए विभाग खोलने होंगे। नए मेडिकल कॉलेजों को 2 नए विभाग और खोलने होंगे। इनमें से एक क्या होगा? एक होगा इमरजेंसी मेडिसिन, जो मौजूदा कैजुअलिटी विभाग की जगह लेगा,
और दूसरा विभाग होगा फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। एक तरह से देखें तो प्रशिक्षण के लिए सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 2 नए शैक्षिक विभाग होना जो अनिवार्य किया गया है। इनमें आपातकालीन चिकित्सा सेवा शामिल है, और ये आपातकालीन स्थिति, खासकर जो ट्रॉमा जैसी स्थिति है, उनमें किस तरह से जल्द इलाज पहुंचे और मरीज की पहुंच अस्पताल तक सुलभ हो, ये सुनिश्चित करेगा। और शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग जो है वो मरीजों की व्यापक पुनर्वास देखभाल में जो अंतर रह गया है उसको कहीं ना कहीं पाटने में काफी मददगार साबित होगा। डॉक्टर राणा, ये जो 2 नए विभाग खोलने की बात की जा रही है, इसमें हम जानते हैं कि इमरजेंसी जो सर्विस है वो किस तरह से जरूरी है, खासकर हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो, और रिहेबिलिटेशन पर भी जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना शायद अभी नहीं दिया जा रहा है। तो ये विभाग खुलने के बाद कितनी मदद होगी अब? देखिए, मैं इमरजेंसी मेडिसिन से चर्चा शुरू करता हूं। ठीक है। आप देखिए कि जैसे मेडिकल साइंस को या मेडिकल प्रोफेशन या पेशेंट केयर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है वो मरीज जिनको कि इमरजेंसी में इलाज की जरूरत है, और दूसरा वो मरीज होता है जो कि कोई बीमारी है, उसके पास वक्त होता है एक सही अस्पताल जाने का, वहां जांच कराने का, वहां के अपने हिसाब से अपना चिकित्सक चुन करके अपना इलाज करने का। तो ये जो दूसरा समूह है, इनके पास वक्त होता है। एक जो पहला समूह है जो इमरजेंसी केयर की बात आप करिए, ये दूसरा समूह का इलाज वेट कर सकता है। इमरजेंसी केयर में जो वेट है वो फेटल हो सकता है अगर हम उसको तुरंत केयर नहीं करें। जैसे ट्रॉमा के लिए मैं बताता हूं, उसको बोलते हैं गोल्डन आवर, द फर्स्ट आवर ऑफ द ट्रॉमा। इट्स लाइक ये ना बिल्कुल क्लॉक की तरह टिक करते रहता है। अगर केयर उस दौरान अगर अच्छे से हो जाए, शुरू हो जाए, तो ये मरीज जिंदा हो जाता है। लेकिन ये फर्स्ट जो गोल्डन आवर वाला टाइम अगर वेस्ट होगा तो उसमें जो मरीज जिंदा हो सकता है वो भी मरीज जो है नहीं जिंदा रह पाएगा। जैसे ये ट्रॉमा की बात करिए। दूसरा, जैसे हार्ट अटैक की हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को चेस्ट में बहुत पेन हुआ। अगर चेस्ट में पेन हुआ तो देखिए, जो हार्ट अटैक हम लोग कहते हैं वो हार्ट के अंदर की नस में ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक होकर के एक हार्ट के हिस्से का ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। अगर उस ब्लॉक को कुछ नहीं किया जाए उस समय, तो एक हार्ट का हिस्सा कितना बड़ा ब्लॉक है उस हिसाब से वो परमानेंट वो उस हिस्से का डेथ हो जाता है। मतलब वो जो हार्ट का मसल है वो परमानेंट डेड हो जाएगा। मतलब इंसान जिंदा भी रहेगा लेकिन उसका हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। लेकिन अगर जैसे चेस्ट पेन लेकर के आते हैं, जो इमरजेंसी मेडिसिन में जो लोग वहां कार्यरत हैं, अगर वो लोग इस पे सेंसिटिव हैं कि साहब अगर चेस्ट पेन लेकर के आया है तो उसको कोई पेन रिलीफ मेडिसिन लेकर के घर न भेजा जाए, उसी समय उसका एक ईसीजी करा दीजिए। उसी समय एक ट्रॉप्टी टेस्ट होता है, वो बिल्कुल मतलब जैसे वो ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं उसी तरह से टेस्ट हो जाता है। और दोनों मिल करके अगर ये लग रहा है कि साहब इनका तो हार्ट अटैक होने वाला है, तो अगर उस समय जो ब्लॉक है उसको खोला जाए। 2 तरीके हैं। एक तो दवाइयों से खोला जाता है जिसको हम लोग थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। अगर थ्रोम्बोलिसिस करके खोल दीजिए, या अगर जैसे हमारे अस्पताल में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, हम उसी समय रीपरफ्यूज कर देते हैं। उसी समय अगर हमारे पास उस समय मरीज आता है तो उसी समय, मैं बता रहा हूँ, रात के 2 बजे हम लोग स्टेंट डाल करके उस ब्लॉक को खोल देते हैं। तो अगर ब्लॉक रहेगा तो हार्ट का एक बड़ा हिस्सा परमानेंट डैमेज हो जाएगा, और अगर उसको खोल दिया जाए ये दोनों विधि से, तो वो हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हार्ट मसल पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। मतलब हम बोलते हैं कि देखिए एक प्रकार से ये आदमी का हार्ट जो है बिल्कुल जवान हार्ट हो जाता है। तो अब देखिए कि जहां वक्त इतना कीमती है तो वहां इस वक्त को मैक्सिमम यूज करना है। अब मैक्सिमम यूज करने के लिए जो रिसेप्शन पे, इमरजेंसी मेडिसिन पे जो डॉक्टर लोग बैठे हैं, उनकी ट्रेनिंग इस तरह की होनी चाहिए कि साहब इमरजेंसी सिचुएशन में प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट ये है। हो सकता है कि वो लोग सारा इलाज न कर पाए, लेकिन अगर और सुविधा मौजूद है, अगर उन्होंने टाइमली डायग्नोज कर दिया तो बिना टाइम किल किए हुए उसका अगर आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, जैसे मैंने बोला कि ट्रॉमा का इन फर्स्ट गोल्डन आवर,
मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक का, हाँ, यानी तो ये नुकसान को इतनी कम से ज्यादा कम किया जाए, कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए बहुत बड़ा कदम होगा। और खासकर रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास को लेकर जो बात है वो भी काफी अच्छा कदम साबित हो सकती है। आगे अगर हम नियमों पे बढ़ें तो ई लर्निंग पर जोर देने की बात कही जा रही है। अब क्या होगा, नए नियमों के मुताबिक जो नए कॉलेज हैं उन्हें इस प्रकार से तैयार करना होगा कि सभी जो विभाग है वो डिजिटल तरीके से आपस में जुड़े हों और ई लर्निंग में सक्षम हो। ये अब जरूरी हो जाएगा। कोरोना के समय में हमने देखा ई लर्निंग की जो अहमियत है वो हम सब समझ रहे हैं। और आगे इसके कौशल प्रयोगशाला को लेकर भी नया नियम है। अब छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए पूर्ण रूप से कौशल प्रयोगशाला, जिसे हम कहें कि स्किल लेबोरेटरी, उसकी स्थापना भी अनिवार्य कर दी गई है। प्रोफेसर पांडे, जैसे मैंने कहा कि कोरोना के समय ने हमें ई लर्निंग की जरूरत की अहमियत को और ज्यादा समझा दिया है और कहीं ना कहीं जो ई लर्निंग है वो आज की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। तो ये नियम अब कितना फायदेमंद साबित होने वाला है? देखिए, ये केवल कोरोना को लेकर ही नहीं है। हमारी पीडोगॉगी और एंड्रोगॉगी को अगर हम अलग करके समझना चाहें कि जो इस तरह के करिकुलम में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको स्कूल के बच्चों की तरह हम नहीं डील कर सकते। बिल्कुल। और जब हम क्लासरूम में उनको पढ़ाते हैं तो बाकी चीज़ों को पढ़ाने में, उसके विवरण में जो समय जाता है उससे एक्चुअल टीचर स्टूडेंट कांटेक्ट का समय भी कम हो जाता है। इसलिए जो लेक्चर्स हैं ये अगर पहले से प्री रिकॉर्डेड हैं या कॉलेज के वेबसाइट या कॉलेज के ही इंटरनल सिस्टम में अवेलेबल हैं, जिनको छात्र अपनी सुविधा के अनुसार देख सकता है, और उसके बाद क्लासरूम में आता है जहां केवल इंटरेक्शन होते हैं, प्रश्नोत्तरों का जवाब दिया जाता है, उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है, तो जो उपलब्ध समय हो ज़्यादा मात्रा में मिलता है और उनके सोचने की शक्ति और तरीके में भी एक बड़ा फैलाव आता है, क्योंकि ये और कोर्सों की तरह नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और इसको बढ़ावा भी देना है। और इसमें कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, धीरे धीरे आ भी जाएगा, जिसमें स्टूडेंट वाइज उनको कंसर्न सब्जेक्ट में मेंटर्स दिए रहेंगे जो कि किसी भी समय उनको साथ संपर्क स्थापित किया जाए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उसके तुरंत उसके हल को दूर करेंगे, क्योंकि अगर बच्चा रात को एक डिसेंट आवर में पढ़ रहा है और उस समय उसके मन में एक सवाल आया और जिसके उत्तर को नहीं खोज पा रहा है और मेंटर उसको उपलब्ध ना हुए, तो फिर वो चीज मर जाएगी वहीं पे। हाँ, यानी 24/7 एक तरह से टीचर मौजूद है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक क्लियर करना है तो उसके लिए ई लर्निंग काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर राणा, जो कौशल प्रयोगशाला है, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। अब प्रशिक्षण देने के लिए पूर्ण रूप से कौशल प्रयोगशाला है जो अनिवार्य होगी। अगर हम एक तरह से देखें, डॉक्टरों की कमी की जब हम बात करते हैं तो WHO का जो मानक है कि एक डॉक्टर 1000 लोगों पर होना चाहिए, जो अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो भारत इसमें भी पीछे। अगर हम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी मिला दे तो हम इस मानक से आगे हैं। लेकिन स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की जब बात आती है तब कहीं ना कहीं हम काफी देखते हैं कि काफी बड़ी चुनौती है जिसे हमें पार पाना है। तो एक कौशल प्रयोगशाला इसे लेकर कितनी मदद कर सकती है? देखिए, जब हम लोग डॉक्टर बना करके सोसाइटी में भेजते हैं तो डॉक्टर को थियोरिटिकल नॉलेज तो जरूरी है। जैसे थियोरी पढ़ेगा, जैसे पांडे साहब ने चर्चा करी कि रात को भी पढ़ाई कर सकता है। फिर उसके बाद जो बेसिक साइंसेस में कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं वो लेबोरेटरी में हो जाते हैं। क्लिनिकल साइंस जो है, जैसे ही मरीज को देख करके उसकी बीमारी समझ करके उसका इलाज इफेक्टिव रूप से करना जो है, ये इसके लिए एक हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए। अब वो स्किल जैसे अभी है कि हॉस्पिटल में जो हमारे साथ स्टूडेंट्स पोस्टेड होते हैं उनके साथ हम मरीज को देखते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, इलाज करते हैं। लेकिन अगर ये इसमें से बहुत सारा हिस्सा जो है एक स्किल लेबोरेटरी या जिस आप कौशल प्रयोगशाला की चर्चा कर रही हैं, अगर वहां पे इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए तो आप देखिए कि एक मरीज के ऊपर में एक बार एक छात्र का ट्रेनिंग हुआ, अगर सेम प्रोसीजर अगर वो स्किल लेबोरेटरी में बार बार रिपीट करता है, जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो जो रिपीटिशन होगा उससे जो स्किल ऑगमेंटेशन होगा और उससे जो मरीजों का फायदा होगा,
ये अभी हम लोग जितना सोच रहे हैं शायद उससे बहुत ज्यादा होगा। तो ये एक बड़ा ही अहम, महत्वपूर्ण और फायदेमंद कदम है मरीजों के इलाज के लिए। बिल्कुल। अब इसके बाद हम आते हैं आगे, जो और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ये हम बता दें कि छात्र परामर्श सेवाएं अब जरूरी होंगी। चिकित्सा छात्रों और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों में बढ़ते तनाव को देखते हुए छात्र परामर्श सेवाओं को अनिवार्य कर दिया गया है। पुस्तकालय के स्थान पर जर्नलों की संख्या को तर्कसंगत बनाते हुए इनकी संख्या में कमी की गई है, और शिक्षकों की जहां तक बात आ रही है उनकी संख्या को प्रशिक्षण गुणवत्ता के अनुसार अब तर्कसंगत किया गया है, और गेस्ट फैकल्टी को बढ़ाने की भी अनुमति दी गई है। प्रोफेसर पांडे, ये जो छात्र परामर्श सेवाएं हैं, हम जानते हैं कि जो डॉक्टरों की कमी है और लगातार हमारे डॉक्टर जो काम करते रहते हैं, तनाव, स्ट्रेस उनकी जिंदगी का भी काफी बड़ा हिस्सा है, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस परामर्श सेवा की भी काफी जरूरत थी। इसके अलावा आगे आकर मैं शिक्षकों पर भी बात करूंगी। पहले अगर आप बताएं कि ये अनिवार्य करना छात्र परामर्श सेवा, ये कितना जरूरी था आज के समय में? देखिए, ये इसकी आवश्यकता तो हर समय थी, क्योंकि हमारे समाज में दो बड़ी समस्या है। एक, कर्म संस्थान के लिए जो उपयुक्त पाने गए थे माता पिता के द्वारा या बच्चों के द्वारा, वो है या इंजीनियरिंग में जाओ या डॉक्टरी में जाओ। इसलिए बहुत समय ऐसा भी होता है कि अनिच्छा रहते हुए भी माता पिता के दबाव से बच्चे इस कोर्स में आ जाते हैं, और जब पढ़ते रहते हैं तो उनकी इच्छा इसमें नहीं रहती है। ये एक बात है। दूसरी बात है, और सब्जेक्टों की जगह इसमें पास करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं, अब जबकि और जगह वो 30-35% में ही पास कर जाते हैं। तीसरी चीज है कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन करेगा, इसकी अनिश्चितता बनी रहती है। तो इस परामर्श के संस्थान के साथ हमको ये भी दूर करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें बच्चों को मालूम होना चाहिए कि कितनी जानकारी रहने से हमारे लिए पास करना दुर्लभ नहीं चीज नहीं है, और इसलिए उनको पहले से ही करिकुलम, मॉडल आंसर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सारे उपलब्ध करा देने चाहिए। क्योंकि हमको ये जानना है 2 साल बाद पास परीक्षा के देते समय हमको कितनी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये हमको पहले दिन है और उसके हिसाब से हम उसकी प्रस्तुति कर लेते हैं और जानते हैं कि इस तरह का उत्तर देने से हमारे लिए पास करना असंभव कुछ नहीं है, तो तनाव अपने आप कम हो जाएगा। और दूसरी इसकी चीज है, इनमें मेंटरों का हेल्प उनको अगर मिलता रहेगा समय पे, तो इसकी आवश्यकता भी कम रहेगी। इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो कि जब तक काउंसलिंग नहीं होगी, उनके भय को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक वो इस चीज को सहज नहीं ले पाएंगे। एग्जामिनेशन का जो भय है, ट्रेनिंग में किसी को डर नहीं लगता, भय लगता है एग्जामिनेशन का। ये एग्जामिनेशन का भय अगर दूर हो जाए तो फिर परामर्श की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम इतना जानते हैं और इतना जानेंगे तो अवश्य पास करेंगे। ये आत्मविश्वास उनमें बनाना और उसको परीक्षा तक कायम रखना, यही परामर्शदाताओं का काम रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर राणा, जो शिक्षकों की संख्या है उसे लेकर इसे तर्कसंगत किया गया है, और गेस्ट फैकल्टी को बढ़ाने की जो अनुमति दी गई है, अगर हम देखें तो जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनमें से बहुत कम सरकारी संस्थानों में काम करते हैं, और कोई भी जो विशेषज्ञ डॉक्टर है वो देश की सरकारी सेवाओं में नहीं आना चाहता, ये कुछ सच्चाई भी है। तो क्या ये जरूरी था कि जो विशेषज्ञ पीजी डॉक्टर मेडिकल कॉलेजों से बाहर सरकारी सेवाओं में हैं उन्हें भी फैकल्टी के रूप में जोड़ा जाए? तो क्या इस तरह का रास्ता अब सुनिश्चित होगा, गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्यादा से ज्यादा जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो पढ़ा सकेंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको, ये जो हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, जैसे मैं सर्जन हूं, मैं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी करता हूं, तो शुरू में तो बेसिक ट्रेनिंग होती है, जैसे एमबीबीएस में, फिर उसके बाद मास्टर्स में, एमडी, एमएस में, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम काम करते जाते हैं, तो हम ना स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड इवोल्यूशन हमारा अपना नॉलेज और स्किल का होता रहता है। लेकिन वो हर जो स्पेशलाइज्ड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल है वो अलग अलग सीनियर लोगों का अलग अलग है। एक कोई भी, जैसे मैं हूं, मैं किडनी ट्रांसप्लांट करता हूं, तो मैं कहूं कि मैं सर्जरी का हर चीज जानता हूं, ये ना तो मुमकिन है, ये मुमकिन ही नहीं है। तो जैसे मेरे पास कुछ सर्टेन सेट ऑफ स्किल एंड नॉलेज है, अपने यहाँ के छात्रों को तो मैं ये दे ही रहा हूं। अगर मुझे किसी दूसरे संस्थान में जाकर के वहां के ट्रेनिज को, वहां के स्टूडेंट्स को अगर किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में अगर मैं बताऊं, तो
वो देखिए कि वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा कि मेरे स्किल और मेरे नॉलेज का एक दूसरे भी कॉलेज के लोगों को, स्टूडेंट्स को, ट्रेनिंग्स को फायदा होगा। अब अगर है कि मैं मान लीजिए कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यरत हूँ, जी। सवेरे यहाँ आया, शाम तक यहाँ रहा, तो हमारे स्टूडेंट्स को तो इसका फायदा मिल जाता है, ठीक है। दूसरी जगह नहीं मिलता। बिल्कुल। प्लस एक और आपको बताऊं कि ये जो स्किल और नॉलेज है, इसको स्वीकार करना चाहिए। ये एक प्रकार से इंडिविजुअल पोसेशन हो जाता है, मतलब जैसे जो सेट ऑफ स्किल हमारा है वो हमारे पास है, फिर और दूसरे लोगों के पास दूसरे तरह का है। तो ये जो इस लेवल के डॉक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, ये कहना कि सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्टर के पास ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट या नॉलेज है, या सिर्फ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वालों के पास ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट और स्किल है, ये ठीक नहीं है। हर लोगों के पास अपना एक सबसेट ऑफ स्किल एंड नॉलेज है। हाँ। और उसको अगर वो अपने कैंपस से, अपने छात्रों से निकल करके दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे इंस्टीट्यूशंस में जा करके अगर बताएं, हाँ, और सिखाएं, तो हम अच्छा डॉक्टर, ज्यादा स्किल डॉक्टर बना पाएंगे, और वो हमारे देश हित में होगा। तो ये जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट में जो हम लोग रखे हुए हैं कि नहीं जी, एक फैकल्टी का जो मेरिट है या जो उसका स्किल है सिर्फ एक्स मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही फायदा पहुंचाए, इससे ये बहुत ही अहम और बहुत बढ़िया कदम है। इससे नॉलेज को, स्किल को स्प्रेड करने में और दूसरी जगह छात्रों को बताने में, समझाने में फायदा होगा। और अल्टीमेटली देखिए, जितना ज्यादा स्किल्ड नंबर ऑफ डॉक्टर सोसाइटी में जाएंगे, उतने ही सोसाइटी में मरीज जो हैं, पेशेंट्स जो हैं, उनकी जान बचेगी। तो ये एक बड़ा अहम, बहुत ही वेलकम स्टेप मानूंगा मैं। बिल्कुल। तो देश में जो डॉक्टरों की कमी है और सस्ता और सुलभ इलाज है वो सबको उपलब्ध हो, इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। और हम जान रहे हैं कि 2014 के बाद से देखें तो करीब 80 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 75 अतिरिक्त को मंजूरी दी गई, और लगातार जो है वो सबको इलाज उपलब्ध हो, सस्ता सुलभ इलाज उपलब्ध हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और मानक जो फैकल्टी का अभाव है वो कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है इस कदम से वो दूर हो। इसके अलावा प्रोफेसर पांडे, लास्ट में आपसे मैं कमेंट चाहूंगी, अगर हम देखें तो भारत में जो मेडिकल शिक्षा है उसमें देखें तो 60% इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं साउथ पार्ट में ज्यादा है। कर्नाटक देखें, तमिलनाडु देखें, महाराष्ट्र देखें, आंध्र प्रदेश देखें, कहीं ना कहीं ये जो खाई है वो पाटने में क्या ये नए नियम जो हैं वो कहीं ना कहीं मदद करेंगे? क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल मदद करेंगे, क्योंकि आप जो भी प्रस्तावक हैं मेडिकल कॉलेजेस के, जब उनको लगेगा कि उनका एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना में खर्च कम होगा, तो ज़्यादातर लोग आगे आ जाएंगे। प्लस गवर्नमेंट के अस्पतालों के साथ जो पार्टनरशिप बनने का प्रस्ताव है कि वहाँ के जिला अस्पताल, महकमा अस्पतालों को इस्तेमाल किया जा सके मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, तो ये जो टोटल बोझ जो है उनके ऊपर जब कम आ जाएगा, तो ऐसे प्रस्तावक काफ़ी ज़्यादा संख्या में सामने आएंगे। और जब आएंगे तो कम समय में ज़्यादा डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे करके समाज के कर्म उपयोगी उनको बनाया जा सकेगा। बिल्कुल, तो वेलकम है और ये बहुत जल्दी इसका फायदा हमें मिलेगा। बिल्कुल। तो हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो नए नियम हैं वो कहीं ना कहीं सार्थक साबित हों, और जो मेडिकल शिक्षा में जो चुनौतियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये जल्दी पूरा करें, और इनका फायदा आम आदमी तक कहीं ना कहीं सुलभ, एक तरह से चिकित्सा कहें, मेडिकल की सुविधाएं हैं उस रूप में आम आदमी तक भी पहुंचे, ये हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल कार्यक्रम का समय यही पूरा हो गया है। प्रोफेसर पांडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राणा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। और आपको एक बार फिर से बता दें कि आज मेडिकल शिक्षा में सुधार पर हमने चर्चा की। सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे आप आज की चर्चा कार्यक्रम देख सकते हैं, और किसी और समसामयिक विषय पर हम कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।